खिलाफ सारी लकीरें थीं, हाथ मलते क्या, जमी थी चेहरे पे गर्द, आईना बदलते क्या। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि सत्ता का तीसरा कार्यकाल संभालते हुए उन्हें वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे की मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि इस चुनौती को वो जितना नकारेंगे उतना उन पर फंदा कसता जाएगा। अमित शाह को देख लीजिए, बीजेपी ने उन्हें चाणक्य का दर्जा दे दिया था कि अमित शाह रणनीति बनाएं तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर तो अमित शाह भी ऐसा हड़बड़ाए कि संसद में उन्होंने अपने भाषण में अपशब्द तक कह दिया। अब अमित शाह का यह बयान संसद की कार्यवाही से हट चुका है, लेकिन राहुल गांधी इसे लोगों के ज़हन से हटने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने अमित शाह के वीडियो को पोस्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए। तो देखा आपने, यहां इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। दोस्तों, कोई और जगह होती तो बीजेपी शायद बचाव में कह सकती थी कि वीडियो से छेड़खानी हुई है। अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन संसद में बीजेपी के पास अपनी गलती से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अमित शाह भी ये बात जानते हैं और इसीलिए फौरन ही उन्होंने आसंदी से अपील की कि कुछ गलत बोल दिया हो तो उसे हटा दें। अब बयान से शब्द तो विलोपित किया जा सकता है, लेकिन उस घबराहट को बीजेपी कैसे विलोपित करेगी जो अब जग जाहिर हो चुकी है। आज तो रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, उसके बाद बीजेपी की ऐसी घबराहट और बढ़ेगी, यह तय है। वैसे भी केरल के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से बीजेपी को समझ आ गया होगा कि कांग्रेस को जितने हल्के में वो लेती रही है, असल में कांग्रेस उतनी कमजोर है ही नहीं। यह सही है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले काफी कम चुनाव जीते हैं, लेकिन जीतने और आखिरी तक लड़ने में कोई खास अंतर नहीं है। केरल के नगरीय निकाय चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे थे और इसमें कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एलडीएफ पर बढ़त बना ली और दूसरी तरफ बीजेपी को भी पछाड़ दिया। मोदी जी भले ही तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम नगर निगम जीतकर थैंक यू कहें, लेकिन केरल की जनता ने बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ये एक बार फिर जाहिर हुआ है। दरअसल 2025 में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों को जीतकर बीजेपी ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अमित शाह तो बिहार के बाद अगले साल के भी 5 चुनाव यानी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी जीतने के दावे कर चुके हैं, लेकिन ये दावे संसद में अपशब्द बोलने से पहले के थे। ये दावे केरल में हारने से पहले के थे और ये दावे रामलीला मैदान की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली से पहले के थे। ये दावे बिहार चुनाव जीतने के बाद किए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक बता दिया है कि बिहार क्या, उससे पहले भी बीजेपी ने जो चुनाव जीते हैं वो वोट चोरी से जीते हैं। इसी के खिलाफ अब नया आंदोलन खड़ा किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बीजेपी पर वार करने का ऐसा हथियार बन चुका है जिससे बचने का कोई कवच बीजेपी के पास नहीं है। और यह भी समझेंगे कि आखिर क्यों वोट चोरी के मुद्दे से घबरा रही है बीजेपी। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी का संसद में दिया गया वो बयान जिसने सीधे मोदी और शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि वोट चोरी इज द मोस्ट सीरियस एंटी नेशनल एक्ट, यानी वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। इंडिया इज नॉट ओनली द बिगेस्ट बट द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर कोल्यूडिंग टू डिस्ट्रॉय आवर डेमोक्रेसी एंड रॉब पीपल ऑफ देयर वॉइस। यानी बीजेपी और चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र को तहस नहस कर रहे हैं और लोगों से उनकी आवाज का अधिकार छीन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने संसद में पहली बार ऐसा कहा, बल्कि वो लगातार वोट चोरी का
मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांगता रह गया, लेकिन आज राहुल गांधी जनता की अदालत में वोट चोरी के मुद्दे को ले गए हैं और उसी रामलीला मैदान में जनता की अदालत खड़ी कर दी, जो देश में कई बड़े बड़े परिवर्तनों का गवाह रहा है। सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, उसके खिलाफ इसी मैदान से हुंकार भरी जाती रही है। अब देश में लोकतंत्र है तो ऐसे विरोध की इजाजत भी जनता को है, मगर वोट चोरी के बाद जनता को यह छूट नहीं रहेगी कि वो सत्ता के खिलाफ बोल सके, क्योंकि तब निर्वाचित नहीं बल्कि मनमानी की सरकार बनेगी। जनता प्रजा में तब्दील हो जाएगी और सेंगोल थामे राजा कब क्या फरमान सुना दे कहा नहीं जा सकता। आधुनिक राजनीति में इसे तानाशाही कहते हैं, लेकिन कान चाहे इधर से पकड़ें या उधर से, राजशाही और तानाशाही में खास फर्क नहीं है। दोनों में जनता शासक के रहमो करम पर रहती है और अपने अधिकारों की बात वो नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, लोकतंत्र के मजे लूटते हुए भी तानाशाही के हिमायती लोगों की देश में कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर भी रहना चाहिए। मुख्य धारा का हिस्सा बनकर ऊंचे लोगों की आवाज की बराबरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत में तो संविधान बनाकर इसी बराबरी की हिमायत की गई थी, आप याद कीजिए। इसीलिए तानाशाही के हिमायती लोगों को भारत जैसे लोकतंत्र में टू मच डेमोक्रेसी लगती है, लेकिन यही टू मच डेमोक्रेसी असल में जनता की असली ताकत है। 2024 के चुनाव में भी इस ताकत को छीनने की कोशिश दिखाई गई थी, जब बीजेपी के एक नहीं बल्कि दसियों नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी। इसके लिए उन्हें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थीं, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस खेल को समझा। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने राहुल गांधी का साथ दिया, संविधान बचाने की एक मुहिम खड़ी की गई और नतीजा आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 240 सीटों पर रोक दी गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से उनकी कीमत पर, यानी उनकी बैसाखियों के दम पर एनडीए सरकार फिर से बना ली गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मोदी जानते हैं कि अगर अब भी उन्होंने संविधान बदलने की बात की तो फिर नीतीश और नायडू भी साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए संविधान को तो सिर माथे से लगा लिया, लेकिन उधर पिछले दरवाजे से चुनाव में खेल करना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इस खेल का खुलासा इस बार संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा में कर दिया है। अमित शाह तो राहुल गांधी के आरोप को नकार रहे हैं कि चुनाव आयोग कानून के हिसाब से काम कर रहा है। एसआईआर पहले भी एसआईआर करवाई गई थी और अब भी हो रही है। हम जनता के समर्थन से चुनाव जीत रहे हैं और ऐसी ही कई अहंकार भरी बातें अमित शाह ने कही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे उनके जवाब अमित शाह नहीं दे पाए। राहुल गांधी का यह बयान जरा सुन लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी सवाल क्या पूछ रहे हैं। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. तो यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की जनता ये 3 बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर चयन पैनल से क्यों हटाया गया? दूसरा, 2024 चुनाव से पहले ईसी को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी? तीसरा, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? जवाब एक ही है, बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है। तो वोट चोरी के इस मुद्दे पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई है, बल्कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचेगा तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, सबका अस्तित्व बचेगा। अलग अलग विचारधाराओं के लिए जगह बचेगी, जो किसी दल का नहीं है, निर्दलीय है, उसके लिए भी जगह बचेगी। लेकिन लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी महाविपदा देश पर कभी न आए, इसी मकसद से राहुल गांधी ने इस बार रामलीला मैदान में जन आंदोलन खड़ा किया है। तो रामलीला मैदान की ये महारैली एक तरफ लोकतंत्र बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं
कांग्रेस को मजबूती के लिए भी ये जरूरी साबित हुई है। हालांकि इस रैली से घबराए हुए लोगों ने, या यूं कह लें कि राहुल गांधी को झुकता हुआ न देखकर परेशान लोगों ने काफी नैरेटिव बनाया कि इंडिया के दल इस रैली में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस के साथ ही इंडिया के दल नहीं आए, जबकि हकीकत वो भी जानते हैं कि ये इंडिया की नहीं बल्कि कांग्रेस की रैली थी, इसलिए बाकी दल इसमें शामिल नहीं हुए। अब यह जरूरी तो नहीं है कि विपक्ष अपनी हर रणनीति को पहले प्रचारित करे फिर उस पर काम करे। हो सकता है कि यह कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के बीच की आपसी समझदारी हो कि वे अपने अपने स्तर पर किस तरह बीजेपी की कारगुजारियों को जनता के सामने लाते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने एक बार फिर जनता के बीच जाकर यह दिखा दिया है कि आजादी के आंदोलन के वक्त जो दमखम उसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने दिखाया था, अब भी उसी हिम्मत के साथ वो संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वालों के खिलाफ खड़ी होगी। अब बीजेपी कांग्रेस को गलत दिखाने के लिए चाहे वंदे मातरम का मुद्दा उठाए या प्रदूषण और इंडिगो संकट जैसी घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा का नाम बदले या कुछ और दांव चले, असलियत से मुंह चुराना उसके लिए अब आसान नहीं होगा। संसद का शीतकालीन सत्र अब महज कुछ दिनों का बचा है। 19 दिसंबर को सत्र खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही बीजेपी को विपक्ष के सवालों से बचने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस सत्र की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने मौसम का मजा लीजिए से लेकर हार की हताशा सदन में न निकालें जैसी बातें कही थी और उसी में समझ में आ गया था कि सत्र में जरूरी सवालों पर सरकार बात नहीं करेगी, और ऐसा हुआ भी। वंदे मातरम पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। चुनाव सुधार जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हुई भी तो उसमें भी विपक्ष को कोसने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कैसे अपशब्द कहा ये तो सबने सुना ही। इसके बाद भी शाह के भाषण में एक भी ऐसी बात नहीं थी जिससे विपक्ष की आशंकाओं का समाधान होता, लिहाजा विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। वैसे अगले दिन राहुल गांधी ने फिर सदन में कहा कि हम सारे मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कम से कम प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार समाधान के लिए आगे आए तो हम साथ देंगे। देश को दिखाएंगे कि हम मिलकर भी बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने तो उस मुद्दे पर सरकार को पहल करने को कहा है जो न केवल जनता के हित बल्कि इस देश में रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। सांसों पर इस बढ़ते खतरे पर कायदे से सरकार को ही चर्चा की पहल करनी चाहिए थी कि किस तरह प्रदूषण को रोका जा सकता है, लेकिन मोदी जी तो मौसम के मजे लीजिए बोलकर जनता के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ऊपर से अब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने का फैसला भी बता रहा है कि इस सरकार को न केवल बातों में उलझाए रखना है बल्कि ध्यान भटकाना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, फिजूल की चर्चाओं में लोगों को उलझाना है। यही इसका मुख्य कारण है, मेन मतलब है, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि कब एसआईआर में उनका नाम कट गया और वो वोट देने का अधिकार कब खो बैठे, ये भी पता न चले। पहले देश का मतदाता सरकार चुनता था, लेकिन मोदी सरकार ने उल्टी गंगा बहाकर वोटर चुनने की शुरुआत कर दी है। ये बेहद खतरनाक प्रवृत्ति शुरू हो चुकी है इस देश में दोस्तों, जिसे अभी शुरुआती लक्षण दिखते ही रोकने की जरूरत है। अगर इसका दायरा बढ़ा तो लोकतंत्र महामारी की चपेट में आ जाएगा और वोटर क्वारंटीन में बिठा दिया जाएगा। खैर, शायर राशिद अनवर राशिद ने ठीक ही फरमाया है कि चली वो आंधी की जंगल भी कांप कांप उठा, चली वो आंधी की जंगल भी कांप कांप उठा कि हम तो शाख से टूटे थे फिर संभलते क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।